नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परम अखिल क्लासेस में। आरो यारो की इस प्रैक्टिस सेशन पे आज हम लोग दृष्टि और ध्येय, पीसीएस मंत्रा, इन सारे क्वेश्चंस को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सीरीज में पीसीएस मंत्रा का लगभग हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट किया था और आज हम लोग ध्येय का एक प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों की कोशिश है कि टिल एग्ज़ाम तक लगभग 100 MCQs हम लोग कर लें। 100 MCQs का मतलब है कि 100 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर ले जाएँ, और 100 प्रैक्टिस सेट का मतलब वो ये है कि लगभग हम लोग 14,000 प्रश्नों को करके निकलेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारी क्या पहल है, बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं। हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे और इस मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आर ओ का जो प्रैक्टिस सेशन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कमीशन के द्वारा अभी तक करवाया गया है, हम लोग इन्हें भी करने की कोशिश करेंगे। पीसीएस की मैं बात करूं तो लगभग 12 साल का पीसीएस यानी 2010 से लेकर 2022 तक का, अब 23 का भी हो गया तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे। और 2018 से पहले जो पीसीएस का मेंस हुआ है उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में जो आरओ और एआरओ का प्री और मेंस हुआ है उसे भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मान के चलिए कि 13 और लगभग 8 के आसपास, ठीक, 13 और 8, यानी ये 21 सेट हमारा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पीसीएस का। आर ओ यारो की बात करूं तो आर ओ ए आर ओ का लगभग हमारे पास 12 सेट हमारा आर ओ का और ए आर ओ का प्री और मेंस को मिला के होगा। तो लगभग 2 और 1 3 और 2 और 1 3, लगभग 33 सेट हमारा सरकार का हो जाएगा। सरकार का मैकेनिक का सेंस है जो अभी तक कमीशन ने करवाया है, वो हमारे पास 33 सेट हैं और हम इन 33 सेट्स को करने की कोशिश करेंगे। ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। हमारा एप्लीकेशन और वेबसाइट बहुत जल्द आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @परम अखिल क्लासेस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में और हम क्या करेंगे, सो हम डिफरेंट जो कोचिंग है, जैसे संस्कृति आईएएस है, ध्येय आईएएस है, दृष्टि है, उसके बाद में जीएस वर्ड है, पीसीएस मंत्रा है, इन सारे कोचिंग के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो अमूमन मान के चलिए कि लगभग हर कोचिंग का अगर हम 10 सेट कर लेंगे तो 50 सेट हम कर चुके होंगे। 50 सेट और ऊपर हमने देखा 33, तो 50 और 33 लगभग 83 या 85 सेट हम लोग पीसीएस का करके निकलेंगे। तो इस तरीके से लगभग ठीक ठाक 10-12 हज़ार 14,000 क्वेश्चन हम लोग करके जाएंगे। तो इसका सेंस ये है कि ईज़िली कोई भी क्वेश्चन अगर कमीशन पूछे जो स्टैटिक है वो हम ईज़िली कर ले जाएंगे। और इसी के साथ में हमारी कोशिश होगी कि कम से कम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग हिंदी का करके निकलें। ठीक, तो 15,000 क्वेश्चन का जो हम लोग का टारगेट है वो हम लोग ईज़िली कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। फिर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। सो मेरे दोस्त, ए तो आपका राइट ऑप्शन है, लेकिन दूसरा आपका गलत ऑप्शन है। कैसे है वो सुनिएगा। सबसे पहले मैं कोई लिखूंगा नहीं, मैं बता के बोल के चलूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और उन्हें कवर करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलने की कोशिश करूँगा। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि आप इजीली उन्हें सुन के आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा तो ईज़िली आप उन्हें कर ले जाएंगे, और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे यहाँ एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए गए थे। उन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ये 1773 का एक्ट था। 1773 में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई थी, जो 1774 में स्थापना किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। तो मेरे दोस्त, आपको ये भी पता है कि 1856 के विद्रोह के बाद में
भारत में जो सरकार की नीतियाँ रही हैं वो बदल गई थी। सरकार कहने का सेंस है ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ बदल गई थी। इसीलिए भारत शासन 1858 का जब अधिनियम पारित किया गया तो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा भारत का जो प्रत्यक्ष शासन है वो महारानी के अधीन कर दिया गया। वहीं पे लॉर्ड कैनिंग को 1756 और 58 में कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया, कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया तथा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, वहीं इन्हें भारत का प्रथम वायसराय के तौर पर भी जाना जाता है। सो आपका सी इज़ द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। ओके, प्रश्न नंबर 3 पे हम बढ़ रहे हैं। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुमेलित है? मेरे दोस्त ये है, सुमेलित नहीं है। ठीक, सुमेलित नॉट वाला कर लीजिए, क्लियर, सुमेलित नॉट कर लीजिए। ऑप्शन है लियाकत अली वित्त मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल रेल मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, वहीं बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। तो मेरे दोस्त, जब 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो अंतरिम सरकार में जो मुस्लिम लीग है उस मुस्लिम लीग ने अपने 2 व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। उसमें से तो एक लियाकत अली थे जो ओवरऑल वित्त मंत्री ही रहे हैं, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे ये आगे चल करके न्याय मंत्री या कानून मंत्री या विधि मंत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जोगेंद्र नाथ मंडल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सी 8वीं अनुसूची से संबंधित है? 21वां, 71वां व 92वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये भाषा से संबंधित है। हमारे संविधान में मूलतः कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। हमारे यहाँ ओवरऑल अभी कितने प्रकार से संशोधन किए गए हैं? तो 21, 71 और 92 संविधान संशोधन हमारे यहाँ किए गए। इन तीनों के माध्यम से भाषाओं को शामिल किया गया। सो ओवरऑल ये तीनों स्टेटमेंट सही है। जब भी 21वां संविधान संशोधन किया गया था तो 21वें संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ा गया था, और उस 71वां किया गया तो 71वां में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया। वहीं 92 में जब 2003 में किया गया तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान में हमारे यहाँ 22 भाषाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से, और जूम कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है? ऑप्शन है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सो मेरे दोस्त, आपको पता है कि क्या क्या लिया गया है? संविधान से नहीं लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो लिए गए हैं, ये आपको सभी पता है। इसी के साथ ही में ये भी आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था वो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अन्य कई देशों से हमने संविधान निर्माण करने की सहायता ली, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के निर्वाचन ये कहाँ से लिया गया? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आयरलैंड, तो प्रश्नगत में आप देखेंगे सभी कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए हैं। सो ओवरऑल ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर, नहीं लिया गया है तो राज्यों के सदस्यों का निर्वाचन। हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित था? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, रोपण एवं लोथल। सो मेरे दोस्त, हड़प्पा रावी नदी के तट पर थी, वहीं कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर थी, और लोथल भोगवा नदी के तट पर थी। तो कौन से एक अवस्थित है? तो मेरे दोस्त वो अवस्थित है क्या? रोपण, यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक, हड़प्पा किसके है? हड़प्पा रावी की नदी के तट पर है। मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूँ, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर है, घग्घर नदी के तट पर है, और लोथल भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी तट पर नहीं था? चेनाब नदी, झेलम नदी, गंगा या सिंधु नदी को? तो आपको पता है सिंधु
घाटी सभ्यता का संबंध गंगा नदी से नहीं है, क्योंकि गंगा का उल्लेख बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। क्लियर। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। वहीं पे सिंधु में आप देखेंगे तो सिंध प्रदेश में रहने वाले लोगों को सप्त संध्यावासी भी कहा गया है। सप्त संध्याओं में 7 नदियों का वर्णन मिला है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु और सरस्वती। इन नदियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? क्लियर। सो पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन, संसद के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। सो मेरे दोस्त, इन तीनों का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक। वहीं पे पंचायत एवं राज्य निर्वाचन आयोग है, उसका काम है पंचायत एवं नगर निकाय के चुनाव का संचालन करवाना। राज्य निर्वाचन आयोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आपको सही सुमेलित करना है 371 झा, 371 जा, 371 छा और 371 घा। तो ये आपको मेंशन करना है। मैं आपको इसमें से बता दे रहा हूँ कि कौन सा सही है, आप ओवरऑल मिला के चलिएगा। जहाँ तक मुझे बस एक चीज़ पता है कि झा का संबंध किससे है, वो गोवा राज्य को विशेष अनुमति से है। तो ए का तो पहला है, ए का पहला कहीं है, सिर्फ ए में है ए का पहला। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, ए इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए कार्य कर सकता है। सो मेरे दोस्त, इसका पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यही रीज़न है कि जब भी संसद का ज्वाइंट सेशन होता है तो उपराष्ट्रपति को अध्यक्षता करने का मौका नहीं दिया जाता है। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 11, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असक्षमता या असमर्थता के आधार पर ही महाअभियोग चलाया जा सकता है। तो देखिएगा, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। क्लियर। वहीं पे संविधान में सिर्फ एक चीज़ लिखा हुआ कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही क्या लगाया जा सकता है? महाअभियोग। साबित कदाचार और असक्षमता, इन दोनों शब्दों का उल्लेख आर्टिकल 61 क्लॉज ए में नहीं किया गया है। सो केवल एक स्टेटमेंट आपका सही है, और वो स्टेटमेंट कौन सा होगा? केवल एक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन के मौलिक कर्तव्यों से संबंध नहीं है? पहला, या मूल संविधान का हिस्सा है, ये संविधान के भाग 4 का में वर्णित है, ये सोवियत संघ से संविधान से प्रेरित है, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। सो अगर मैं मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, ये राइट ऑप्शन है। ठीक, ये हमारे मूल संविधान में नहीं है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें शामिल किया गया था। क्लियर। और सबसे खास बात है कि 42वां संविधान संशोधन 1976, मैं लिख दूं थोड़ा सा, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक, बाकी सारे ऑप्शंस सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में
लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से संबंधित है या अधिकार प्रदान करता है। सो फंडामेंटल राइट को अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट में हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 में 5 प्रकार से रिट दायर करने के आपको प्रोविजंस दिए गए हैं कि 5 प्रकार से की रिट का उल्लेख किया गया है। उन उल्लेखों में ही सर्वोच्च न्यायालय उत्प्रेषण नामक रिट के माध्यम से इस कथन की पुष्टि करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है 1/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत द्वारा या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, अखिल भारतीय सेवा का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 312 में किया गया है, और राज्यसभा उपस्थित यानी कुल सदस्य संख्या का उपस्थित एवं बहुमत से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल नहीं है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा नीति निर्देशक तत्वों का, तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ किया गया है? भाग 4 का में किया गया है। भाग 4 का में, ठीक, उल्लेख हुआ है नीति निर्देशक तत्वों का। भाग 4 का मतलब है भाग 4 में। आप ये मत सोचिएगा कि मैं भाग 4 का बोल रहा हूँ, भाग 4 में किया गया है। आर्टिकल कहाँ से है? तो आर्टिकल 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ओके, ये कहाँ से लिए गए? एक सेकेंड भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड। ये लिया गया है आयरलैंड से, ठीक। तो शामिल नहीं है। कुछ दशाओं में काम एवं शिक्षा लोक सहायता का अधिकार बिल्कुल शामिल है। ये आर्टिकल 41 में कहा गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा का उपबंध, ये भी किया गया है, ठीक। इसी के साथ में लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्यों का कर्तव्य भी, पर्यावरण संरक्षण, ये भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन मेरे दोस्त बी, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों को जो शिक्षा का किया गया है, अब ये फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया है, ठीक। लोक स्वास्थ्य एवं सहायता के लिए कौन सा है? आर्टिकल 47 है। पर्यावरण संरक्षण हमारे यहाँ किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 48 क्लॉज 1 में किया गया है। सो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको कह रहा है कि कथन एवं कारण को पहचान करना है। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्श होता है या इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्लियर? तो मेरे दोस्त, महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्श तो होता है, ये तो सही है। इसी के साथ में कहा गया है कि यह राष्ट्रपति के पर्यंत पद धारण करता है तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। किंतु यहाँ ये भी सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यह सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्श है, ना कि सरकारी सेवक है। ये बात आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। सो मेरे दोस्त, ए स्टेटमेंट इसका सही है और आर स्टेटमेंट तो इसका सही है, लेकिन ए स्टेटमेंट इसका गलत है। पूर्णकालिक विधि परामर्श नहीं है। सबसे खास बात है कि विधि परामर्श तो है, लेकिन ये सरकारी सेवक के तौर पर है। वहीं पे महान्यायवादी शब्द का उल्लेख आर्टिकल 76 क्लॉज ए में किया गया है, और महान्यायवादी के लिए क्या है योग्यता? कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, साथ ही में वह भारत सरकार के अधीन या राष्ट्रपति के समझ में वह विधिवेत्ता भी होना चाहिए। क्लियर?
डी इज़ द राइट ऑप्शन। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्श होता है, साथ ही में इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है, बट यह पूर्णकालिक विधि परामर्श है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। मैं आर्टिकल मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आर्टिकल मैंने बोल दिया है। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो मेरे दोस्त 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। क्लियर? इसका संबंध किससे है? पंचायती राज से है। और अगर मैं पंचायती राज की बात करूं तो पंचायती राज में कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय शामिल किए गए हैं। क्लियर? वहीं पे पंचायती राज का संबंध की थोड़ा सा मैं उल्लेख कर दूं तो पंचायती राज का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 9 आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक किया गया है। साथ ही में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और यह संविधान के आर्टिकल 153 में वर्णित किया गया है। ठीक है, इजीली किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न, सल्तनत काल में वरीद ए मुमालिक किससे व्यक्ति संबंधित था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख, पत्राचार का प्रमुख, नौसेना विभाग का प्रमुख, या अश्वशाला या घुड़सवार का प्रमुख? सो मेरे दोस्त, ए इज़ द राइट ऑप्शन। गुप्तचर विभाग का वह प्रमुख हुआ करता था। गुप्तचर विभाग के प्रमुख के लिए ही वरीद ए मुमालिक शब्द यूज़ किया गया है। और राज्य के जो पत्राचार विभाग था इसके लिए दीवान इंशा, मैं लिख दूँ दीवान ए इंशा शब्द किया गया है। और इसी के लिए जो अश्वशाला का प्रधान हुआ करता था उसको अमीर आखुर कहा गया है। अमीर ए आखुर कहा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक शाहनामा, फिरदौसी, श्री कृष्ण विजय, मालाधर वसु, तहकीक हिंद, अलब्रूनी और रहला का उत्वी। ठीक, सो आपको पता है मेरे दोस्त कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? रहला। रहला किसकी रचना है? आप सबको पता है कि रहला उत्वी के द्वारा नहीं लिखा गया है। रहला की जो रचना है ये किया है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने किया है। ठीक, बाकी शाहनामा फिरदौसी का है, श्री कृष्ण विजय मालधर वशु का है और तहकीक हिंद अलब्रूनी का है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया भाई? कुछ टेक्निकल इशू। एक सेकेंड में माइक सही कर लूँ। सो थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। प्रश्न नंबर हम किस पे हैं? 21 पे हैं। ठीक, 21 हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रमुख स्थापत्यों में किस एक का निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया है? ठीक है, सो कौन कौन सा है? ताजमहल, लाल किला, आगरा फोर्ट या जामा मस्जिद। सो सबसे खास बात है कि आगरा वाला किला शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया था, ये अकबर भैया के द्वारा बनवाया गया था। क्लियर? वहीं पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ताजमहल, तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने 1648 पे करवाया है। आगरा फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? ये अकबर भैया ने करवाया है। और अकबर ने कब करवाया था?
1574 में करवाया है। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने 15 दिल्ली वाला जामा मस्जिद ये करवाया है 1656 में करवाया गया है। वहीं लाल किला 1648 में करवाया गया है। ठीक है, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। सोशल सर्विस लीग, स्वराज पार्टी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, नौजवान सभा। इसको सही कालक्रम में आपको लगाना है कि इनमें से कोई किसका सीक्वेंस में क्या होगा। सर्विस लीग की अगर मैं बात करूं तो सर्विस लीग की स्थापना 1911 में किया गया है, 1911 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया है। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये 1905 में किया गया है, 1905 में किया गया है। और नौजवान सभा 1926 में किया गया है। अब इसको आप अगर मिला लेंगे तो हमारा कोड क्या होगा। सबसे पहले आएगा 3, तो 3 ऑलरेडी है। फिर हमारा आएगा 3 के बाद 1, तो 3 के बाद 1, यानी बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। जलियांवाला हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस के द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। महात्मा गांधी, हकीम अजमल, मदन मोहन मालवीय या मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सो मेरे दोस्त, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटित हुआ था। ठीक है, जनरल डायर के द्वारा कुछ निहत्थे लोगों पर निसंदेह बहुत सारी गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें से बहुत सारे जो मासूम भारतीय थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। क्लियर। वहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। वहीं अंग्रेजी सरकार द्वारा इस हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर कमेटी का गठन किया गया था। क्लियर है। सो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। और अंग्रेज़ों ने जो किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसके किया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड हंटर कमेटी के अधीन में किया था। और जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ है, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित कथनों में आपको सही और कारण का पता करना, यानी कथन और कारण का पता करना है। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट को लागू करवाया था। सो मेरे दोस्त, ये दोनों कथन सही है। पहला भी कथन सही है, दूसरा कथन उसकी व्याख्या करता है। सो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पत्रियों पत्रिकाओं का आपको मैचिंग करना है। ठीक है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। हेंडर फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। अ नेशन एंड इन मेकिंग, मोहम्मद अली। और हमदर्द एस.एन. बनर्जी। क्लियर। सो हमदर्द हमें पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना भैया का है। ठीक, ये हमें पता था। तो डी का तीसरा, कहीं पर डी का तीसरा है। हाँ, डी का तीसरा 2 जगह पे है। डी का तीसरा तो ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, ये 2 तो नहीं होगा, ये हमें पता था। इसके बाद हमें शायद क्या हमारा और काम हो सकता है, तो हमें पता करना है कि इन नेशन इन मेकिंग किसने लिखा है, तो ये एस.एन. बनर्जी ने लिखा हुआ था। इन नेशन एस.एन. बनर्जी, यानी सी का चौथा। तो सी का चौथा मामला हो गया गड़बड़। अब हमको 50-50 खेलना पड़ेगा। सो वहीं पे मेरे दोस्त, हैंड्स फॉर सेल्फ कल्चर ये किसका है, ये लाला हरदयाल का है। तो बी का दूसरा। सो आपका बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पौनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, ऑपरेशन 0 आवर के रूप में, या खेड़ा सत्याग्रह के रूप में। सो मेरे दोस्त, अगर मैं पौनार आंदोलन की बात करूं, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पौनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। पौनार आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, वो विनोबा भावे थे। वहीं दूसरे सत्याग्रही कौन था, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन था, वो ब्रह्मदत्त थे। ये मैं तीनों लिख दे रहा हूँ। 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव इसका किए दे रहा हूँ इस वाले प्रश्न का। ये क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह
1940 गांधी जी के द्वारा किया गया था। पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे, विनोबा भावे। दूसरा कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? वो थे ब्रह्मदत्त। क्लियर, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। क्लियर, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है वो 1817 से लेकर 1819 के आसपास हुआ है। ठीक, 1817 से लेकर 1819। और यहीं से जो मराठा है, एक तरीके से कहा जाए तो पूरी तरीके से मराठा को यहीं से समाप्त कर दिया गया था। क्लियर। और सबसे खास बात है कि बाजीराव पेशवा, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, वो अंतिम पेशवा थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालीन शासकों के युग्मों का आपको सही सुमेलित करना है। कौन कौन से भैया लोग आए थे यात्री एवं शासक? निकोलो कॉन्टी, देवराय प्रथम, नुनीज अच्युत राय, डोमिंगो पायदस कृष्णदेव राय के शासनकाल में। बस आपको मैच करना है। सो निकोलस कोटी किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया है। क्लियर, ये भी सही है। और नुनीज अच्युत के राय के शासनकाल में आया है। और डोमिंगो पायस ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये सभी कथन सत्य हैं। क्लियर, ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड। इसका राइट ऑप्शन है सी। सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में सुमेलित है। लोयस पठार चीन में है, पोटावर पठार पाकिस्तान में है, शान का पठार म्यांमार में। उपयुक्त में से सभी सही है, ये आपको बताना है। क्लियर। सो मेरे दोस्त, ये सभी कथन सुमेलित हैं और ये सही, सभी सारे के सारे कथन सही हैं। क्लियर। लोयस का पठार कहाँ पर है? तो लोयस का पठार चीन में है, मोटावर का पठार पाकिस्तान में और शान का पठार म्यांमार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? जमनालाल बजाज, शंकर नायर, आशीष मुखर्जी या आशुतोष चट्टोपाध्याय। सो मेरे दोस्त, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। और शंकर नायर ने इस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं पे महात्मा गांधी ने इस घटना के विरोध में केसरे हिंद तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। ठीक, तो जमनालाल बजाज ने कौन सा उठाया था, लौटाया है? राय बहादुर। राय राय बहादुर। वहीं शंकर नायर ने लौटाया था। और गांधी जी ने अपनी कौन सी टैग को हटाया था? कैसरे हिंद। कैसर ए हिंद। ठीक, सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। शंकर नायर ने अपनी उपाधि को वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 31। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को पाम ऑयल के देश के तौर पर जाना जाता है? सो नाइजीरिया को पाम ऑयल के देश के नाम पर जाना जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में दो नदियों के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है? लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सो आपको पता है ये दोनों स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। लिम्पोप नदी मकर रेखा को काटती है, ये स्टेटमेंट जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। लिम्पोप नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, वहीं पे कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी आपका राइट ऑप्शन। दोनों कथन सही नहीं है, दोनों गलत है। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है कपास उत्पादन के लिए, ऊन उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए या कोयला उत्पादन के लिए। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो चाको का मैदान है अर्जेंटीना का, ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं
कपास के साथ में तो अर्जेंटीना साउथ अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? पंपास। पंपास घास का मैदान। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी एल्पस पर्वत श्रेणी स्थित है ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फ्रांस में। दक्षिणी जो एल्पस पर्वत है ये कहाँ पर है? ये न्यूजीलैंड में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। ठीक, दक्षिण एल्पस की सबसे ऊंची चोटी है कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट कुक है। माउंट कुक सबसे ऊंची चोटी। क्लियर? बी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। कथन और कारण का आपको पता लगाना है कौन सा कथन सही और कौन सा कथन गलत है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग अधिकता है या जल अधिक है, इस कारण से ऐसा पाया जाता है। ये इस भाई साहब का कहना है। मेरे दोस्त, उत्तरी गोलार्धों में जल का अधिकतम भाग पाया जाता है। यही रीज़न है कि उत्तरी गोलार्धों में जो ताप की विषमताएं हैं वो ज़्यादा हैं। यही रीज़न है कि इन दोनों कारण इसके सही हैं और ये सही कथन की पुष्टि भी करता है, मतलब व्याख्या सही कथन की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 36। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? संवाहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल के सबसे निचली परत में है और सभी कथन सही हैं। जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में आप देखेंगे तो संवाहित धाराएं भी पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम भी क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल है, उसके बाद में समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे ना तो प्रश्न के दोनों विकल्प सही हैं। ठीक, सही आपको चयन करना है कौन से कथन सत्य हैं। तो दिए गए दोनों कथन सत्य हैं 37 में। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट है इसका कि पृथ्वी का घूर्णन के कारण पवन अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होना क्या कहलाता है? वो कोरियोलिस बल के कारण कहलाता है, कोरियोलिस बल कहलाता है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है, वहीं पर जबकि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। आपसे कह क्या रहा है? असत्य कथन। तो मेरे दोनों कथन सही है, तो ना तो ए और ना तो दो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ए और आर यानी कथन और कारण की पहचान करना है। चिनूक को हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। यह पवन शीतकाल में अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाह को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती हैं। इसके तौर पर आप देखेंगे कि मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 38 की मैं बात करूं तो ए और आर दोनों की सही व्याख्या करता है। ठीक, चिनूक एक हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। यह पवन शीतकाल में अधिकतर समय में जो बर्फ़ें जमी रहती हैं उन बर्फ़ों को पिघला करके हटाता है और हटाने के बाद में जो वहाँ के चारागाह हैं उन चारागाहों के लिए पशुओं हेतु उपयोगी बना देता है। और जो चिनूक है यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। क्लियर? तो चिनूक कहाँ पर? मैं लिख देता हूँ, रॉकी पर्वत। चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्व में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। क्लियर? और इसका ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु या सतलज नदियों के मध्य में स्थित है? कौन सा? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब या कुमाऊं हिमालय। देखिएगा,
हिमालय का ये 36 मतलब विस्तार बताया गया है कि जैसे हम पूरा का पूरा जब भी अपना हिमालय देखते हैं तो हमारा का हिमालय इस तरीके से है। तो हिमालय को हम इस पार्टों में ऐसे 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 बांट करके देखते हैं कि कौन कौन सा नेपाल को हम किस किस हिमालय के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो वहीं पे जो सिंधु और सतलज वाला है ये पंजाब हिमालय के क्षेत्रों के बीच में पाई जाती है और लगभग 500 किलोमीटर के आसपास की इसकी लंबाई है। क्लियर। तो 39 का सी इज़ द राइट ऑप्शन, पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय के साथ ही में आप देखेंगे इसकी जो ऊंचा मतलब लंबाई है वो कितनी है, 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण भारत की सबसे चोटी अनाईमुंडी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। क्लियर। ये आप सबको पता है, अन्नामलाई की ये पहाड़ियों पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 2695 किलोमीटर है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो दोदा बेटा है। ये किसका कौन सा है, दोदा बेटा, दोदा बेटा है और बेटा है। और इसकी कितनी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 2600, 1 सेकेंड, दोदा बेटा 2637 मीटर। ये किलोमीटर नहीं है मेरे दोस्त, ये मीटर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41, यूरोप के कौन से देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। ये कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सो स्पेन और पुर्तगाल, इटली और जर्मनी और इटली इंग्लैंड, या फ्रांस तो स्पेन और पुर्तगाल को मिला करके आइबेरिया कहलाते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु संबंधी अधिकारों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो अल्पसंख्यक से संबंधित हमारे यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल है 29 और एक आर्टिकल है 30। क्लियर। 2 आर्टिकल हैं हमारे यहाँ पे, आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है। तो उनके संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित जिस आर्टिकल में मेंशन किया गया है वो आर्टिकल 29 है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 क्या कह रहा है, कथन और कारण है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। सो मेरे दोस्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है। तो इसका कथन एक गलत है, और हाँ ये है कि इसका ये स्टेटमेंट सही है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कैग, तो कैग का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, आर्टिकल 148 में किया गया है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी इज़ द राइट ऑप्शन। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 44, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु तो न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। तो चलिए ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट, अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं 44 की, तो 44 के दोनों कथन स्टेटमेंट सही हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते भारत पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बनने की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। न्यायाधीश बनने में मतलब जो एक होता है ना कि वरिष्ठतम का ध्यान रखा जाता है, और वह किसी भी अन्य न्यायालय में अपनी वकालत नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज़ द राइट ऑप्शन। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263 के तहत करता है। और इस परिषद का जो प्रमुख कार्य है वह केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। इसकी स्थापना 1990 में किया गया था। तो आर्टिकल 263 ठीक। स्थापना कब किया गया है, तो इसकी स्थापना किया गया है 1990 में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46, अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा या संबंधित राज्यों के विधानसभा के द्वारा। सो मेरे दोस्त, संयुक्त लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो वही आर्टिकल मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आर्टिकल 315 क्लॉज 2 में किया गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुनिश्चित नहीं है? प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक, आजीवक संप्रदाय मखली गोसाल, बरकरी संप्रदाय नामदेव, धरकरी संप्रदाय रामदास, वहीं रामावत ये रामानुज के द्वारा किया गया। ये आपको बता रहा है कि कौन सा संप्रदाय सुमेलित नहीं है, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब के सब सुमेलित हैं। ठीक है, अगर मैं रामावत की बात करूं तो ये रामानंद जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, रामानंद। और रामानुज जी के द्वारा किसके संप्रदाय किया गया था? श्री वैष्णव संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है? दमा, एथलेट फुट, खसरा या गंजापन। सो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो खसरा एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, खसरा एक विषाणु जनित रोग है। मैं लिख देता हूँ, खसरा एक विषाणु जनित रोग है। यहीं पे इसका वाहक कौन सा है? वो पैरामैक्सिको विषाणु है। यह त्वचा को प्रभावित करता है, जबकि एथलेट फुट, गंजापन, दमा और दादी ये सब फफूंद जनित बीमारियां हैं। क्लियर, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 49 पर। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन 1981 में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जीर्ण उद्योगों के पुनरुत्थान करना है या निजी उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, सार्वजनिक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, लघु उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसका ए इज़ द राइट ऑप्शन है। जो जीर्ण उद्योग हैं उनको एक तरीके से रिफंड करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसकी स्थापना 1981 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना जाता है और भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। भारत में जो सर्वाधिक जोतों का आकार है उसके अंतर्गत आपको लघु एवं सीमांत किसान ही देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर मैं हरित क्रांति की बात करूं तो हरित क्रांति का जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। 1966 और 67 के बी टाइम होराइजन पे हमारे यहाँ हरित क्रांति प्रारंभ किया गया था। उस टाइम पे कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। और भारत में हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित है? सूरत में स्थापित है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक एमिनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाला खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटामाइन या अर्जिनिन। सो 51 की मैं बात करूं तो 51 में टायरोसिन। ठीक है, एमिनो एसिड टायरोसिन प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है और टायरोसिन की कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी, सुस्त, बहुत ज़्यादा फील करता है, महसूस करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 52, विटामिन उनका रासायनिक नाम। विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ल एसिड, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालमैन, वहीं B2 फ्लोकोनोन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 52 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। डी इज द राइट ऑप्शन। फ्लोकोक्विनोन इसमें नहीं पाया जाता, ये विटामिन के में पाया जाता है। कहाँ पर? ये विटामिन के में पाया जाता है। क्लियर,
वहीं पर B2 में राइबो फ्लोविन, B2 में राइबोफ्लोविन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मैकाले का पठार नहीं है? मैकाले का पठार कहाँ पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, सोन, महानदी। तो देखिएगा, मैकाले के पठार की स्थिति छत्तीसगढ़ में है और यह पश्चिमी भाग से नर्मदा नर्मदा नदी, उत्तरी भाग से सोन नदी और दक्षिणी भाग से महानदी नदी निकलती है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो गोदावरी नदी है, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। सो मेरे दोस्त, इसका क्या ए इज़ द राइट ऑप्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित दो कथनों में ए और आर का सही आपको पता करना है। क्या कह रहा है कि अभिकथन है, ए स्टेटमेंट है कि नाक, कान एवं गले के डॉक्टर द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब देखने में मदद करती है या बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 54, तो क्वेश्चन नंबर 54 में जो डॉक्टर हैं या नाक कान देखने के लिए जनरली उत्तल दर्पण के बजाय अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो और उत्तल दर्पण का प्रयोग पास रखी वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब देखने के तौर पर होता है। तो ए आपका गलत है और आपका आर सही है। सो ए गलत और आर सही, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओपेरा हाउस सिडनी में है, काबा मक्का में है, ग्रैंड कैनॉन अरिजोना में है और मर्डेका प्लेस कहाँ पर है? वो मिस्र में है। क्वेश्चन नंबर 55, और आपको राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो मर्डेका पैलेस है, ये कहाँ पर है? ये मिस्र में नहीं है, जबकि ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। क्लियर? ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56, ए और आर को सही आपको बताना है। ऑर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है, इसकी उपस्थिति से फिलामेंट का जीवन काल बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, तो क्वेश्चन नंबर 56 के दोनों ऑप्शन सही हैं। ए और आर भी सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 57, सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, हाइड्रोजन व नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सो मेरे दोस्त, ये भी दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 1 और 2। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवन भर का पिरामिड सीधा होता है, घास के मैदान में जीव का भार पिरामिड सीधा होता है। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं आपसे 58 का, तो 58 के सभी ऑप्शंस सही हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य इसका अपवाद है? गोवा, सिक्किम, मिजोरम या त्रिपुरा? ऑप्शन के तौर पर 1 2 3, 1 3 2 और 4, 1 2 और 3। देखिएगा, जहाँ तक मुझे पता है कि 59 में तो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में ये इसका अपवाद नहीं पाया जाता है। बाकी सारी जगहों पे आपको इसका अपवाद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चौथा नहीं होगा, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत व्यय की संचित निधि पर भारित होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पेंशन, राष्ट्रपति का वेतन या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन? सो सबकी सैलरी निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की हो या उच्च न्यायालय की हो या क्या कैग की हो, कहने का सेंस है जो भारत में संवैधानिक पद हैं, उन सारे संवैधानिक पदों का जो भार है वो भारत की संचित निधि पर भारित है और संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 263 में किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 266 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, लेकिन मुझे लगता है कि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम लोग अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।